टेली स्कूल तालीम घर घर। अमेटो एवोगैड्रो एक इतालवी साइंसदान था। उसने एक मोल में ज़रात की तादाद को अपना नाम दिया। एवोगैड्रोस नंबर Na या एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 ज़रात फी मोल है। ये कार्बन 12 हमजा यानी आइसोटॉप के फी मोल एटमों की तादाद है। एटम्स के लिए ज़रात के एवोगैड्रोस नंबर की कमियत यानी मैस ग्राम में रिलेटिव एटॉमिक मैस के बराबर होती है। लिहाजा हाइड्रोजन एटम्स के एवोगैड्रोस नंबर का मैस 1 ग्राम है और क्लोरीन एटम्स के एवोगैड्रोस नंबर का मैस 35.5 ग्राम है। जबकि सालिमात यानी मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रात के एवोगैड्रोस नंबर का मैस ग्राम में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस के बराबर होता है। तो मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या H2 के एवोगैड्रोस नंबर का मैस 2 ग्राम है और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के एवोगैड्रोस नंबर का मैस 71 ग्राम है। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्लोरीन के ज़रात के एवोगैड्रोस नंबर का मैस कितना है, तो उस शख्स के लिए मज़ीद तफसील में जाए बगैर इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि अगर क्लोरीन के ज़रात से उनकी मुराद क्लोरीन एटम्स है तो जवाब 35.5 होगा, और अगर क्लोरीन के ज़रात से उनकी मुराद क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं तो जवाब 71 ग्राम्स होगा। सन 1811 में एवोगैड्रो ने अपना मफरूज़ा यानी कि हाइपोथेसिस पेश किया और उसमें उन्होंने ये बयान किया था कि एक जैसे दर्जाए हरारत और दबाव यानी प्रेशर पर गैसेस के यकसा हज्म या वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होती है। इस मफरूज़े से गैसों पर मुश्तमिल हिसाब किताब करना आसान हो गया है। इसका मतलब ये है कि यकसा दर्जाए हरारत और दबाव में किसी भी गैस का एक मोल उतना ही हज्म घेरेगा जितना कि किसी भी दूसरी गैस का एक मोल। गैसेस का एक मोल जितने हज्म पर मुश्तमिल होता है उसको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। मोलर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब्ड फी मोल में मापा जाता है। कमरे के दर्जाए हरारत और दबाव में 24 डेसीमीटर क्यूब्ड फी मोल मोलर वॉल्यूम लिया जाता है। चलिए एक मिसाल देखते हैं। कमरे के दर्जा हरारत पर 4 ग्राम ऑक्सीजन का हज्म कितना होगा? क्या आप समझते हैं कि आप ये खुद हल करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो जवाब हल करने के लिए वीडियो को रोक दें और फिर सही जवाब जानने के लिए वीडियो को चला दें। तो चलिए देखते हैं कि हम पहले से क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर किसी भी गैस के एक मोल का हज्म 24 डेसीमीटर क्यूब्ड होता है। ऑक्सीजन के एक मोल का मैस 32 ग्राम होता है। तो कमरे के दर्जा हरारत पर 32 ग्राम ऑक्सीजन का हज्म 24 डेसीमीटर क्यूब्ड होगा। लिहाजा कमरे के दर्जा हरारत पर 1 ग्राम ऑक्सीजन का हज्म 24 तकसीम 32 क्यूब्ड डेसीमीटर्स होगा, और ऑक्सीजन के 4 ग्राम्स जो हज्म घेरेंगे वो 4 ज़रब 24 तकसीम 32 डेसीमीटर्स क्यूब्ड या 3 डेसीमीटर्स क्यूब्ड। क्या आपका जवाब दुरुस्त है? बहुत खूब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि मोल क्या होता है और माहिरीन कीमिया यानी केमिस्ट्स इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। मोल एक मखसूस रकम या अदद या नंबर का नाम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आप 12 अंडों के लिए दर्जन, 2 जुराबों के लिए जोड़ी या 500 सफ़ात के लिए रीम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मोल की भी एक कीमत है जो कि 6.02 ज़र्ब 10 की ताकत 23 है। हम 1 मोल अंडे भी ले सकते हैं, 1 मोल जुराबें भी और 1 मोल सफ़ात भी। अलबत्ता कीमिया में हम इसे आम तौर पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें जाहिर करने का ये मुनासिब तरीका है। मोल एक बहुत बड़ा अदद है जिसमें 6 सिफर 2 के बाद 21 सिफर और आते हैं। ये समझने के लिए कि ये कितना बड़ा अदद है, अगर हम 1 मोल कंचे या बंटे लें तो वो न सिर्फ पूरी दुनिया पर फैल जाएंगे बल्कि उनकी गहराई 3.5 किलोमीटर तक होगी। आप देख सकते हैं कि ये हैरान कुन तौर पर कितना बड़ा अदद है और यही वजह है कि हम बहुत ही ज्यादा छोटे एटम्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पानी की आधी लीटर बोतल में पानी के मॉलिक्यूल्स के सिर्फ 25 मोल होंगे। वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेटर के जरिए 25 मोल पानी में मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करें। याद रहे कि 1 मोल पानी में 6.02 ज़र्ब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यकीनी तौर पर आपका जवाब 1.505 ज़र्ब 10 की ताकत 25 आया होगा, जो कि 25 मोल ज़र्ब 6.02 ज़र्ब 10 की ताकत 23 है। आपने देखा कि हम मोल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ी तादाद को जाहिर करने का एक मुनासिब तरीका है। सोडियम के 1.204 ज़र्ब 10 की ताकत 24 एटम्स के बजाय 2 मोल कहना ज्यादा मुनासिब होगा और बिल्कुल इसी तरह पानी के 3.01 ज़र्ब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स के बजाय आधा मोल कहना ज्यादा आसान होगा। अब ये देखते हैं कि 1 मोल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का वजन कितना होता है। तो इसका इन्हिसार एटम्स की जिसामत पर होता है। चूंकि हमारे पास 1 मोल में मौजूद एटम्स की तादाद एक ही होती है, इसका ये मतलब नहीं कि तमाम एटम्स की जिसामत भी एक सी हो। मिसाल के तौर पर आप जानते ही होंगे कि हाइड्रोजन का एक एटम सोने के एटम से बहुत ही छोटा होता है, इसलिए सोने के 1 मोल का वजन हाइड्रोजन के 1 मोल से कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 दर्जन अंडे 1 दर्जन चावल के दानों से ज्यादा वजनी होंगे। तो वीडियो के इख्तिताम पर आपको ये मालूम हो चुका होगा कि मोल सिर्फ एक अदद का नाम है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एवोगाड्रोस नंबर 6.02 ज़र्ब 10 की ताकत 23 के बराबर है और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। मोल्स का इस्तेमाल मुसावात को मुतवाजिन करने यानी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए भी किया जा सकता है। फर्ज करें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के दरमियान तामुल या रिएक्शन होता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन उन सब में इनकी मिकदार मुख्तलिफ होती है। जैसे बहुत ज्यादा मुतामिल या रिएक्टिव नाइट्रिक ऑक्साइड NO, या फिर भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो कि लाफिंग गैस है, या फिर डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हकीकत में हमें इन सब मसनूआत का आमेजा यानी मिक्सचर ही मिलेगा और कीमियाई तामुल यानी केमिकल रिएक्शन चलता ही रहेगा। लेकिन फर्ज करते हैं कि हम इनमें से कोई एक बनाना चाहते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि हमने क्या बनाने का सोचा? अगर हम ये जान लें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कितने मोल्स ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, तो हम इनकी निस्बत यानी रेशो से मालूम कर सकते हैं। अगर रेशो 1:1 की हो तो हमें NO हासिल होगी, 1:2 के नतीजे में NO2 हासिल होगी, और इसी तरह बाकी भी। हम ये रिएक्टेंट्स के वजन और गैसेस के मामले में हजम यानी वॉल्यूम जानकर बता सकते हैं। याद रखें कि गैस का 1 मोल कमरे के दर्जाए हरारत और दबाव पर 24 मुकाब डेसीमीटर का हजम घेरता है। तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन के 0.7 मोल और ऑक्सीजन के 0.35 मोल हों तो रेशो 2:1 होगी। इससे हमें क्या हासिल होगा? जी बिल्कुल, हमें N2O लाफिंग गैस मिलेगी। अब आप इस लाफिंग गैस के केमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। अब की बार आपको मैसेज के जरिए ये मालूम करना होगा, तो वीडियो को पॉज करें और जवाब तलाश करें। जवाब ये होगा कि नाइट्रोजन का 1 मोल 28 ग्राम के बराबर है और ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम के। मोल्स की रेशो 1:1 की होगी, यानी हासिल होने वाला मुरक्कब NO होगा। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि मोल रेशो को फॉर्मूलों और मुसावात में इस्तेमाल करके किस तरह अनासिर यानी एलिमेंट्स और मुरक्कबात यानी कॉम्पाउंड्स की मिकदार मालूम की जा सकती है। हम जानते हैं कि AR रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, जबकि MR मोलेक्युलर मास होता है। हमने मोल से मैस और फिर मैस से मोल्स मालूम किए, और हमने ये भी देखा कि हम रिलेटिव मैसेस को मुसावात को मुतवाजिन यानी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने ऐसे अनासिर की भी मशक की जो एक से ज्यादा तरीकों से रिएक्ट करते हैं। टेली स्कूल, तालीम घर घर। इस वीडियो में आप 2 मिसालों के जरिए जानेंगे कि कीमियाई तामुलात यानी केमिकल रिएक्शंस में कमियत यानी मैस को कैसे मालूम कर सकते हैं। इल्म कीमिया का एक अहम असूल बकाए मादा यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक रिएक्शन में मौजूद मैस हमेशा बाकी रहता है। इसका मतलब ये है कि मुतामिल यानी रिएक्टेंट्स का मैस हमेशा प्रोडक्ट्स के मैस के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे। अगर आप एक भट्टी में 12 टन कोयला, जिसका ज्यादातर हिस्सा कार्बन पर मुश्तमिल होता है, और 32 टन ऑक्सीजन जलाएं, तो नतीजे में पैदा होने वाली CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आप बासानी मालूम कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और सोचें। अगर आपका जवाब 44 टन है तो आप दुरुस्त हैं, क्योंकि मादा हमेशा कंजर्व रहता है।
چلیں اب ایک اور بھٹی میں میتھین گیس جو کہ ایک ہائیڈرو کاربن ہے اور اس کا فارمولا CH4 ہے، اس کو آکسیجن کے ساتھ جلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جن کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ 1000 گرام میتھین کے جلانے سے بخارات کی کتنی مقدار پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں متوازن کیمیائی مساوات یعنی بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن استعمال کرنی ہوگی۔ آپ کے خیال سے جلنے والی میتھین اور حاصل ہونے والے آبی بخارات کے مولیکیولز کا تناسب یعنی ریشو کیا ہوگا؟ ویڈیو کو پھر سے پاز کریں اور جب آپ تیار ہوں تو ریزیوم کر دیجئے۔ تو درست جواب یہ ہے کہ میتھین کا ایک مولیکیول آکسیجن کے 2 مولیکیول سے مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ایک جبکہ پانی کے 2 مولیکیولز بنائے گا۔ تو کیا آپ کا جواب بھی یہی تھا؟ دوسرے مرحلے میں ہم پانی اور میتھین کے مولر میس معلوم کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل کا استعمال کرنا پڑے گا۔ کیا آپ پانی H2O اور میتھین CH4 کے مولر میسز معلوم کر سکتے ہیں؟ ویڈیو کو پاز کریں، یہ معلومات لکھ لیں اور جب آپ تیار ہوں تو ریزیوم کر لیجئے گا۔ درست جواب 16 گرام میتھین اور 18 گرام پانی ہے۔ اس طرح کے سوالات حل کرتے ہوئے مولر میس اور ان کے تناسب کو مساوات کے نیچے لکھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں ہم ری ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پانی کا کل میس معلوم کریں گے۔ میتھین کے 1 مول سے پانی کے 2 مولز حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے ہی یہ پتا ہو کہ پانی کا مولر میس 18 گرام ہے تو 2 مولز پانی کا مولر میس کتنا ہوگا؟ ویڈیو کو پاز کریں اور جب آپ تیار ہوں تو دوبارہ چلا دیں۔ پانی کے 2 مولز کا مولر میس 36 گرام ہوگا۔ اور چوتھے مرحلے میں ہم حاصل ہونے والے پانی کا میس معلوم کریں گے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ مساوات کو دیکھنا پڑے گا۔ اب آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے پانی کا میس معلوم کریں۔ ویڈیو کو پاز کریں اور جب آپ تیار ہوں تو ویڈیو چلا دیں۔ 1000 گرام میتھین کو جلانے کے نتیجے میں 2250 گرام پانی پیدا ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ 36 تقسیم 16 2.25 کے برابر ہے۔ اس کے بعد آپ اس فارمولا کو دوبارہ ترتیب دے کر پانی کا میس معلوم کریں گے۔ یہ 2.25 ضرب جلنے والے میتھین کے 1000 گرام کے برابر ہے، تو نتیجتاً 2250 گرام پانی حاصل ہوگا۔ تو کیا آپ کا بھی یہی جواب آیا؟ خلاصے میں ہم مراحل دیکھیں گے۔ پہلے مرحلے میں مساوات کو متوازن یا بیلنس کریں۔ دوسرے مرحلے میں ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کا تناسب یعنی ریشو معلوم کریں۔ تیسرے مرحلے میں ری ایکٹنٹس کا مولر میس معلوم کریں۔ چوتھے مرحلے میں ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کا نامعلوم میس معلوم کریں۔ اور آخری مرحلے میں فارمولا کو ترتیب دے دیں۔